हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम साइंस फोरम एकेडमी और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक वेरी स्मॉल शॉर्ट कोर्स नेम्ड एज इसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, सिंस कुछ 11-12 सालों से जो मैं जेडब्ल्यू और नीट एस्पायरेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव ऑब्जर्व दैट बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स टफ जाता है। कुछ हद तक फिजिक्स ये इनिशियल स्टेजेस में तो लगभग हर बच्चे को परेशान करता है और उसका जो रूट कॉज है, ये बच्चों को ये परेशानी हो क्यों रही है फिजिक्स में, वो कहीं ना कहीं मैथ्स होता है। बच्चों का, एस्पायरेंट्स का ये जो मैथमेटिक्स है, जो 11th-12th में जेडब्ल्यू के बच्चे पढ़ते हैं, नीट के बच्चे को तो वैसे भी मैथ से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो उन मैथ्स का कुछ पार्ट अगर हम पहले ही, हमारा जैसे ही 11th चालू हो तभी अगर हम पढ़ ले और हमारे कंसेप्ट उतने अगर क्लियर हो, तो मेरी गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स, आपको फिजिक्स आसान लगेगा। फिजिक्स आसान लगेगा अगर आप इतना पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कर लो। और इसीलिए मैंने जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स को समझने के लिए चाहिए उनको कुछ पार्ट्स में सेग्रीगेट किया, अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं, अलग अलग उनके छोटे चैप्टर्स, उतना ही मैथमेटिक्स, बहुत डीप में नहीं, जितना मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड टू मेक फिजिक्स इजियर, उनके कुछ चैप्टर्स को फ्रेम करके एक पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया और कोर्स को नाम दे दिया एसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतने कोर्स को कर लीजिए, आपको फिजिक्स बहुत हद तक आसान लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो ऑब्वियसली आपको फिजिक्स बहुत आसान, मतलब एकदम चिल्लर चीज लगेगी। लेकिन अगर आपने ये मैथमेटिक्स नहीं करा, इतना मैथमेटिक्स अगर आप नहीं कर रहे हो, तो ये तो श्योर है आपसे फिजिक्स कभी नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है एसेंशियल मैथमेटिक्स ऑफ लर्निंग फिजिक्स, जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सेम कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन माय ऐप, ऑन माय एप्लीकेशन साइंस फोरम। साइंस फोरम का ऐप ये प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल स्टोर के ऊपर, इवन एप्पल स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, तो यू कैन डाउनलोड दैट एप्लीकेशन फ्रॉम देयर। अब उस ऐप के ऊपर इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको फिजिक्स का पूरा कोर्स भी मिलेगा। ऑफ कोर्स वो पेड रहेगा, दुनिया में कुछ भी, कोई भी चीज फोकट नहीं होती है ना, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, तो उसके लिए कुछ चार्ज रखा है मैंने। इसके अलावा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के ऊपर ही आपको बुक्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म ऑफ बुक्स एंड इवन नोट्स, मॉड्यूल्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में वहां मिल जाएंगे। तो मेरी राय रहेगी कि आप इस ऐप को डाउनलोड करो, साइंस फोरम के ऐप को। नहीं तो सिर्फ इतने कोर्स के लिए आप YouTube के ऊपर रेफर कर सकते हो। So not taking much of your time, moving to the very first chapter of our course Essential Mathematics to Learn Physics, है ना। हमारा पहला ही चैप्टर होगा फंक्शंस, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल टर्म जहां पर दो वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स मैथ्स में वेरिएबल मतलब कोई एक ऐसा नोटेशन जो वैरी करे, उन्हीं को तो हम वेरिएबल बोलते हैं। तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल्स, मैंने बोला एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है x, ये दो वेरिएबल ले लिए मैंने और इनके बीच में मैंने रिलेशन डेवलप किया। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, यहां जो मैं रिलेशन ले रहा हूं वो y जो है वो x का डबल है, तो y इज 2 times x that maps every input value। एक ऐसा रिश्ता जो इनपुट वैल्यू के ऊपर एक ही आउटपुट दे, आप एक इनपुट दो तो उसको बस एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, उस इनपुट पे दूसरा आउटपुट ना मिले तो ही वो फंक्शन है। अगर मैं x की कोई वैल्यू पुट करता हूं तो y की एक ही वैल्यू निकल के आनी चाहिए,
एक से ज्यादा नहीं। जैसे x की वैल्यू, एक तो इनके बीच का रिलेशन पता चला हमें कि y जो है वो x का डबल है। दूसरा x ये इनपुट है, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो x है ये भी एक वेरिएबल है और ये जो y है ये भी एक वेरिएबल है, ये जो y है ये भी एक वेरिएबल है। तो जो x है ये इनपुट वेरिएबल है और x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम बोलेंगे कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो y है ये हमें मिलने वाला है, ये आउटपुट है हमारा। और जो y है जो आउटपुट वेरिएबल है इसको बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस पूरे को y इक्वल्स टू 2x को बोला जाएगा फंक्शन। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू 2 इंटू 1 2 मिलेगी। x 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 मिली, x 1 पुट करने के बाद y की कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन है। यहां हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरा हमने लिखा ये वाला, ये इतना, यहां पर हियर y इज फंक्शन ऑफ x। ये ध्यान देने वाली बात है, y x पर डिपेंड कर रहा है तो इसको बोला जाएगा y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड्स ऑन x। y इज फंक्शन ऑफ x, y क्या है, x का फंक्शन है। अब इसी बात को मैं ऐसे लिखूं, y इज फंक्शन ऑफ x। लिखने का तरीका, हियर y इज फंक्शन ऑफ x और कितना है ये 2x। आई होप सो ये बातें क्लियर हो रही हैं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यहां ध्यान दो। मैंने बोला मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, फिर से मैं एक फंक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये एग्जांपल नंबर 2। मैंने बोला मेरे पास एक वेरिएबल है y इक्वल्स टू 4x प्लस 2। ध्यान से देखो, यहां पर x इनपुट होगा और y आउटपुट होगा। x की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू तुम नहीं पुट करोगे, y की वैल्यू अपने आप निकल कर आएगी। यहां पर y डिपेंड्स ऑन x, हम क्या बोलेंगे, हियर y इज फंक्शन ऑफ x। यहां y x का फंक्शन है, y जो है वो फंक्शन है, पर फंक्शन किसका है, x का। और कितना है, जो y है वही f ऑफ x है और जो f ऑफ x है वो 4x प्लस 2 है, तो ये फंक्शन है। बहुत सिंपल सादा। अभी कुछ और एग्जांपल्स। मान लो फिजिक्स में, जैसे कि छोटी क्लासेस में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एस से डिनोट किया, जो डिस्प्लेसमेंट है एस वो यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमें डिस्प्लेसमेंट देता था, जिसके अंदर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होता था, t टाइम होता था, a एक्सीलरेशन होता था और फिर से t ये टाइम ही है। तो कोई चीज अगर मोशन में है, ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन है ये, तो ये इक्वेशन तभी हम यूज करते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। और कोई चीज अगर मोशन में आई है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट हो चुका है, मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये u है ना, ये भी कांस्टेंट होगा, t बदल सकता है तो s मिलेगा। अगर मैं u की कोई एक इनिशियल वैल्यू ले लूं, s इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 5t प्लस
1/2 एक्सेलरेशन की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लूं, और एक्सेलरेशन ले लिया मैंने 8, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहां पर t अलग अलग अपनी वैल्यू रखोगे तो s की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहां क्या बोलेंगे, यहां पर जो s है वो फंक्शन है, फंक्शन, और ये किसका फंक्शन है, इन टर्म्स ऑफ t, s डिस्प्लेसमेंट, f ऑफ t फंक्शन ऑफ t, और कितना है 5t प्लस 1/2 8t का स्क्वायर, ये मिल गया हमें फंक्शन। मैं यहीं पे एक बात बता देता हूं कि यहां पर अगर मैं इसी पूरी इक्वेशन को ऐसे लिखूं, s जो कि हमारा फंक्शन था इज इक्वल्स टू f ऑफ इसी फंक्शन के लिए, ये इसी के लिए लिख रहा हूं मैंने, इसको f ऑफ 2 लिखा। f ऑफ 2 का मतलब है कि t की जगह पर मैं यहां पर 2 पुट कर रहा हूं, तो इस पूरे इक्वेशन में 5 इंटू t की जगह पर 2 आएगा, प्लस ऑफ 1/2 इंटू 8 t की जगह पर 2 का स्क्वायर, यही आएगा ना, t की जगह पर 2, t की जगह पर 2। इस फंक्शन में f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी, ये समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने ले लिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। तो ध्यान से देखो, ये फिर से एक फंक्शन है जिसके अंदर y थीटा पर डिपेंड कर रहा है। इस बात को हम कैसे क्या बोलेंगे, हियर y इज अ फंक्शन एंड इट इज फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू बदलेगी तो y बदलेगा। हियर y डिपेंड्स ऑन थीटा, y इज फंक्शन ऑफ थीटा, एंड कितना है ये, साइन ऑफ थीटा। अब अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर ये वाला f ऑफ 0 बताओ, f ऑफ 0 का मतलब होगा, यही है ना f ऑफ 0, f ऑफ थीटा मतलब साइन थीटा, तो f ऑफ 0 मतलब साइन 0। इसी फंक्शन में साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, मीन्स फॉर y इक्वल्स टू साइन ऑफ 0 इट इज 0। f ऑफ 30, इस फंक्शन के लिए f30 की वैल्यू, साइन ऑफ, यहां थीटा की जगह पे 0 पुट किया तो थीटा की जगह पे 0, थीटा की जगह पर 30 तो थीटा की जगह पर 30, और साइन 30 होगा 1/2 होगा ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ 60 बताओ, तो हमारा थीटा, इस फंक्शन में थीटा ये 60 हो गया, मतलब ये f ऑफ 60 है, सॉरी f ऑफ 60, f ऑफ 60 ऑफ साइन 60, साइन 60 इज √3/2, तो ये फंक्शन है। अच्छा, कुछ और बातें, मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू, या फिर चलो मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूं, मैंने ले लिया इस बार x, जो x है वो 4t का स्क्वायर प्लस 5 है। तो ध्यान से देखो यहां पर, हियर x डिपेंड्स ऑन t, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x डिपेंड्स ऑन t, x इज फंक्शन ऑफ t। ये जो x है वो फंक्शन ऑफ t है, f ऑफ t है ना, और कितना है, जो x है वही f ऑफ t है, और जो f ऑफ t है वही x है, और वो 4t का स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि f ऑफ t जो है वो 4t का स्क्वायर प्लस 5 है, यही ना हमारा फंक्शन, तो f ऑफ 0 कितना, इसका मतलब मैं t की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं इस फंक्शन में, तो 4 ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5, मतलब ये मिलेगा मुझे सिर्फ और सिर्फ 5, है ना। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ f ऑफ 2 कितना, मतलब इस इक्वेशन में 4
t की जगह पर पुट करूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इन दिस फंक्शन 4t का स्क्वायर प्लस 5 f of 2 विल बी 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 16 प्लस 5 21। इसी हिसाब से अगर मैंने बोला कि इसी फंक्शन के लिए मुझे बताओ f of 3 कितना होगा, तो f of 3 विल बी 4 इंटू t की जगह पर 3 पुट कर दूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 का स्क्वायर 9 9 4 दा 36 36 प्लस 5 41। आई होप सो कि आपको समझ में आया कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है ना। अब कुछ और बातों को समझो। जब मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, तो मैंने बोला कि कोई भी एक वेरिएबल होगा जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, है ना। मान लेते हैं x, और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब मुझे बताओगे इस पूरे केस में क्या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस बात को बोलेंगे हम यहां पर हियर y इज फंक्शन ऑफ x, और मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कैसे, y इज फंक्शन ऑफ x, और f ऑफ x जो है वही तो y है, और वो कितना है 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हो गया फंक्शन, है ना, ये वाला। अब अगर मैंने बोला कि इसके अंदर मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, तो x की जगह पर इसी पूरे इक्वेशन में, इसी फंक्शन में मुझे f ऑफ 1 चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करूंगा। f ऑफ 2 बताओ, तो यहां पर f ऑफ 2 का मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 पुट करूंगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, यही होगा ना। दूसरी बात, इस पूरे का मतलब क्या है, हमें पता है कि y x पर डिपेंड कर रहा है, x बदला तो y बदलेगा, है ना। तो इस बात को हम कुछ दूसरे तरीके से कुछ ऐसे बोलेंगे, यहां हियर इफ x changes y will change, तो y भी चेंज होगा। अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा। आई होप सो इतनी बात क्लियर है। चलो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए इसी फंक्शन में बार बार कुछ बातें रिपीट होंगी, जैसे कि टर्म रहेगा डोमेन। अब ये डोमेन क्या है, किसी भी फंक्शन, रिमेंबर ये जो डोमेन है सिर्फ फंक्शन के लिए आएगा, और आगे हम और एक टर्म पढ़ेंगे रेंज। तो रेंज और डोमेन ये किसी फंक्शन के होते हैं। अब डोमेन का मतलब जो इनपुट वेरिएबल है, वो इनपुट वेरिएबल के जितने भी हम इनपुट दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला, यहां ध्यान दो, ये फंक्शन था, इस पूरे फंक्शन में ये जो x है वो इनपुट वेरिएबल है, तो x की वैल्यू तुम जो कुछ रख सकते हो उनका अगर मैं एक कलेक्शन बनाऊं, एक ग्रुप बनाऊं, एक सेट बनाऊं, तो उसको बोलेंगे डोमेन। जैसे इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो वो भी आ जाएगा उस सेट में, 1 पुट कर सकता हूं तो वो भी उस सेट में आ जाएगा, 2 भी पुट कर सकता हूं वो भी एक सेट में आ जाएगा, है ना। तो x की जो जो वैल्यू -1 -2 कुछ भी, तो x की जो जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं जिसके लिए y की वैल्यू डिफाइन हो, निकल कर आए, उस पूरे x के वैल्यूज को बोला जाएगा डोमेन। और जो जो वैल्यूज y की निकल कर आएंगी उन सबका अगर मैं एक ग्रुप बनाता हूं तो उस ग्रुप को बोला जाएगा रेंज। फिर से एक बार, डोमेन इनपुट वेरिएबल का, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, इनपुट वेरिएबल का सेट। अब इनपुट वेरिएबल का सेट, इनपुट वेरिएबल के वैल्यूज, क्योंकि वो तो हम कुछ पुट करेंगे, वैल्यूज का सेट है वो,
जिसके लिए y निकल कर आए उसको बोला जाएगा डोमेन। और ये रेंज क्या है? आउटपुट वेरिएबल का, आउटपुट वेरिएबल के वैल्यूज का सेट, क्योंकि वेरिएबल तो रहेगा नहीं, वो के वैल्यूज का सेट, ये होगा हमारा रेंज। अब इसी बात को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, एग्जाम्पल के लिए फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब ध्यान से देखो, यहां पर x इनपुट है, y आउटपुट है। x की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, y की वैल्यू निकल कर आएगी। तो x की जो जो वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो उन सबका जो सेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसके अंदर x की तुम क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो? x की वैल्यू तुम 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, पॉजिटिव इनफिनिट वैल्यूज तक पुट कर सकते हो। उसके बाद -1 भी पुट कर सकते हो, -2 पुट कर सकते हो, -3 पुट कर सकते हो, -4 पुट कर सकते हो, -5 कहां तक? इंफिनिटी तक, नेगेटिव इंफिनिटी तक पुट कर सकते हो। इसका मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यूज तुम्हारे मन पे तुम कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इसका डोमेन क्या होगा? ये जो x तुम जो जो पुट कर सकते हो यही इस फंक्शन का डोमेन होगा। हर फंक्शन का डोमेन अपना अपना अलग हो सकता है ना? तो इसके लिए डोमेन क्या हो गया? x के सभी वैल्यूज जिसके लिए y डिफाइंड हो उसी को बोला जाएगा डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसके लिए डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, है ना? इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा। अब सोच के देखो, y के जो जो वैल्यूज मिलेंगे वही उसका रेंज होगा। अब y के क्या क्या वैल्यूज मिल सकते हैं ये पुट करके देखो। अगर तुम 0 पुट करते हो तो 5 मिलेगा, 1 पुट कर सकते हो तो 6, 1 पुट करोगे तो 7 मिलेगा, है ना? 0 पुट करोगे तो 5 मिलेगा, 1 पुट करोगे तो 7 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 9 मिलेगा। यही हो रहा है ना? और अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -2 प्लस 3 2 मिलेगा, है ना? -2 प्लस 5 3 मिलेगा। उसके बाद अगर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 -1। अब तुम ये सभी वैल्यूज पुट कर सकते हो, ये तो इसका डोमेन हो गया। और इसके जो जो वैल्यूज मिलेंगे वो सभी इसका रेंज होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें तुम y की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो तुमको लगभग हर रियल नंबर ये मिलेगा। तो जो जो मिलेगा वही उसका रेंज होगा। तो इसका रेंज क्या है? इस फंक्शन का रेंज जो है, रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स मिलेंगे, ऑल रियल नंबर्स। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन का रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। अभी समझ के लो, मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है, फिर से मैं डोमेन और रेंज एक साथ बता रहा हूं। मान लो मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। अब ध्यान से देखो, यहां पर y x पर डिपेंड कर रहा है। x ये इनपुट वेरिएबल, y ये आउटपुट वेरिएबल। x के तुम जो जो वैल्यूज पुट करोगे उसका जो कलेक्शन होगा वो होगा डोमेन, है ना? अब यहां पर x क्या क्या पुट कर सकते हो तुम? x के लिए कोई बंधन है ही नहीं। x ये 0 पुट कर सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री, भाई ये साइन के साथ, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ यहां पर एंगल ही रहेगा ना, तो ये एक्चुअल में एंगल है। अब ये एंगल तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, 1 2 3 4, एंगल्स की कोई लिमिट तो है नहीं, है ना? और अगर मैं नेगेटिव एंगल्स पुट करूं तो भी चलेगा। मतलब इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन है वो होगा, फिर से तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन होगा। अब अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा, अब रेंज क्या है? जो आउटपुट मिलने वाला है ये y की सभी वैल्यूज जो हमें मिलने वाले हैं उनका कलेक्शन, वही तो उसका रेंज होगा।
तो हमें एक बात पता है कि साइन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी। 1 और -1 के बीच के सभी वैल्यूज मिलेंगे। 1 से बड़े साइन थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती। साइन ऑफ एनी एंगल, -1 से छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी, साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी। मतलब इसका जो आउटपुट है वो 1 से लेकर के -1 तक कुछ भी मिल सकता है, पर 1 से बड़ा नहीं मिल सकता और -1 से छोटा नहीं मिल सकता। तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन का जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के -1 तक है, और यहां लगा रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट, मींस फ्रॉम 1 to -1 इंक्लूडिंग 1 and -1। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये जो वैल्यूज लिखे हैं उनको इंक्लूड करते हुए। चलो एक एग्जांपल और, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू x का स्क्वायर। जो y है वो x का स्क्वायर है। यहां पर इनपुट वेरिएबल y है, सॉरी इनपुट वेरिएबल x है और आउटपुट वेरिएबल y है। हियर y डिपेंड्स ऑन x, y इज फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x। इतनी बातें तो क्लियर है। अब हमने बोला इसका डोमेन बताओ, तो इसका जो डोमेन होगा वो इनपुट x की वैल्यू हम जो जो पुट कर सकते हैं वही उसका डोमेन है। x की वैल्यू कोई बंधन नहीं, तुम कुछ भी पुट कर दो। तो इस एक्सप्रेशन के लिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा। अब y की बात करेंगे, रेंज, ये तो एक बात हमको मिल गई डोमेन, और इसका जो रेंज होगा, अब ध्यान से देखो, जो रेंज है वो y की वैल्यूज का सेट, y हमारा आउटपुट है। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। y 0 मिल सकता है, y 1 मिल सकता है। x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, ऐसी होगा ना। x की कोई भी अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो y की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। x की वैल्यू -1 भी अगर मैं पुट करूं तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। मतलब y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। y 0 हो सकता है इस फंक्शन में, है ना, इस फंक्शन में y 0 हो सकता है, लेकिन y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका रेंज, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज होगा ऑल नॉन नेगेटिव, नॉन जो नेगेटिव नहीं है, ऑल नॉन नेगेटिव, फिर लिख दे रहा हूं, ऑल, ये रियल है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सभी नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है वो सभी इसके आउटपुट हो सकते हैं, है ना। ये हो गया इसका डोमेन और रेंज। आई होप सो इतनी बातें क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इस लेक्चर पे, ये शॉर्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके लिए इतने पार्ट में मैं रुकना चाहूंगा। इस लेक्चर में हमने फंक्शन क्या होते हैं ये देखा, फंक्शन का रेंज क्या है वो देखा, फंक्शन का डोमेन क्या होता है वो देखा, कुछ एक्सप्रेशंस हमने समझे, एग्जांपल्स। अगले लेक्चर में मैं इसी फंक्शन, उसका डोमेन, रेंज, इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। वहां पर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे जिससे ये फंक्शंस वाला कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।